टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स अफेक्टिंग द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हम जानते हैं नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक हो सकता है या सोमैटिक हो सकता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे सीएनएस और पीएनएस हो सकता है। बहरहाल आज हम डिस्कस करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इससे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ज़्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो निकोटिनिक एन टाइप रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड करती है तो इसके नतीजे में सोडियम चैनल जो है वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं। सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, डिपोलराइजेशन होती है, जिसके नतीजे में टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम का रिलीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब हमारे पास जो ड्रग्स अवेलेबल हैं जो इस चीज़ को प्रोसेस को ब्लॉक कर रही होती हैं वो ड्रग्स दो तरह की हो सकती हैं, या वो डिपोलराइजिंग ड्रग हो सकती हैं, नॉन डिपोलराइजिंग हो सकती हैं। सबसे पहले नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स को देख लेते हैं, जिसके अंदर रोक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम और ट्यूबोक्यूरारिन जो ड्रग्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। ये अल्फा सब यूनिट ऑफ निकोटिनिक एन टाइप रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं और इसको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी। जहाँ पर एसिटिलकोलिन ने बाइंड करना था वहाँ पर जाके ये बाइंड कर जाती हैं और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देती। अब हमारे पास दूसरी तरफ जो ड्रग्स आ जाती हैं वो डिपोलराइजिंग ड्रग्स हैं, जिसके अंदर सक्सिनाइल कोलिन प्रेजेंट है। सक्सिनाइल कोलिन जो है इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक्ट नहीं करता, ये जाती है रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है, शुरू के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, लेकिन कुछ देर के बाद जो रिसेप्टर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन या पैरालिसिस का फेज आ जाता है। तो ये इस तरह से एक्ट कर रही होती है। इनका यूज़ ये है कि इनको हम सर्जरी के अंदर और इंट्यूबेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर इनको जो है यूज़ किया जाता है। डेंटल सर्जरी के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये इनकी इंडिकेशंस हो गई हैं। और इसका एडीआर ये है कि ये हाइपोटेंशन, टैकियारिथमियास, हिस्टामिन रिलीज़ करवाती है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाती हैं। लेकिन एक साइड इफेक्ट जो है वो सक्सिनाइल कोलिन के साथ कॉमन आता है, वो है हाइपरकैलीमिया। सक्सिनाइल कोलिन पोटेशियम ज़्यादा रिलीज़ कराकर हाइपरकैलीमिया कराती है। अब इन ड्रग्स की रिवर्सल के लिए हमारे पास एक ड्रग मौजूद है, डेट इज़ नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन का मैकेनिज्म ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करती है। ज़्यादा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी तो जो हमारे पास ड्रग्स हैं रोक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम और ट्यूबोक्यूरारिन, ये बाइंड करने के बजाय एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगी, क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएगी और उसकी ब्लॉकेट करा रही थी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की नियोस्टिग्मिन। अब ये वाली जो नियोस्टिग्मिन ड्रग है ये रिवर्सल के लिए नहीं यूज़ कर सकते सक्सिनाइल कोलिन के, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। तो इसीलिए इसको सक्सिनाइल कोलिन जो है उसके रिवर्सल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं, ड्रग्स डेट अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर जो फर्स्ट ड्रग हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सेंसरी नर्व्स के ऊपर एक्ट करते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक्स दो तरह के हो सकते हैं, ये एस्टर हो सकते हैं या अमाइड हो सकते हैं। एस्टर्स के अंदर हमारे पास प्रोकेन और बेंजोकेन आ जाता है, जबकि अमाइड के अंदर हमारे पास लिडोकेन और रोपिवाकेन आ जाता है। अब जो अमाइड है इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो एस्टर से ज़्यादा है। इनका मैकेनिज्म ये होता है इन सारों का, अमाइड्स का भी एस्टर्स का भी, कि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नोसी रिसेप्टर्स होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं, आमतौर पर पेरिफेरीज में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर डिपोलराइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं जाता। और इसी वजह से जब ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता तो पेन को रिलीफ करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो सेंसरी नर्व्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन ड्रग्स की इंडिकेशन देख लेते हैं, प्रोकेन, बेंजोकेन, लिडोकेन और रोपिवाकेन की। इनको इंडिकेटेड किया जाता है वाउंड केयर के अंदर, सूचर रिप्लेसमेंट के अंदर, डेंटल यूज़ के अंदर इंडिकेट किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी इंडिकेशन ये है कि इनको सी सेक्शन डिलीवरी के अंदर यूज़ किया जा सकता है। एपिड्यूरल या सब एराकोनॉइड स्पेस के अंदर इनको इंजेक्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेनिंजेस से कवर होता है और मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को पिया मैटर कहते हैं, उसके बाद सब एराकोनॉइड और उसके बाहर ड्यूरा मैटर। तो इन्हीं के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं, जिसको एपिड्यूरल या सब एराकोनॉइड इंजेक्शन कहते हैं। तो उसको एडमिनिस्टर करने के बाद इसको पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अगर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाए तो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन, निस्टेगमस कहते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आइज़ की जो अनकंट्रोल मूवमेंट है उसको निस्टेगमस कहा जाता है। कन्वल्जन भी हो सकती है, कोमा भी हो सकता है। एक और स्ट्रेंज कंडीशन आ जाती है एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर अगर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो जिसको कहते हैं मैथमोग्लोबिनीमिया। मैथमोग्लोबिनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास जो स्किन है, जो लिप्स वगैरह हैं, नेल्स हैं, ये पेल कलर के हो जाते हैं और जो स्ट्रक्चर होता है एरिथ्रोब्लास्ट का, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो अफेक्ट हो रही होती है आरबीसीज की। तो ये इनके एडीआरस हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी चीज़ें जो है हम लोग जनरल एनेस्थेटिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें।